हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी योर इनामुल सर। लास्ट क्लास में हमने पुली के बारे में पढ़ा था। आज उसके बाद मैंने एक इंक्लाइन प्लेन में उसका कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होता है वो मैंने सिखाया था। तो बहुत लोगों ने बोला सर वो अच्छी तरह से समझ में नहीं है, तो उसको आज थोड़ा डिस्कस करके हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या था वो कि इंक्लाइंड प्लेन में कैसे रिजॉल्व होता है, यही था। ओके सर, एक बात बताइए, हमें कॉलेज कब खुलेगा? यस, वो भी तो हम भी सोच रहे हैं, कॉलेज कब खुलेगा। आई थिंक 15 अक्टूबर के बाद कॉलेज खुलेगा। श्योर बोल नहीं सकता, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो बी पेशेंट रखो। ओके, नाउ पढ़ते हैं। सोचो ये डस्टर होता है। अब ये देखो सीधा है या नहीं? नाउ ये सीधा ऐसा है, तो मैंने इसको रख दिया, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने जब इसको ऐसे रख देता हूं तो ये देखना ये गिर जाता है। ओके, नाउ जब मैं इसको सम एंगल में, ये देखो कुछ एंगल में नहीं है, 0 डिग्री में है। सो नाउ आई हैव, ये देखो ओरिजिनल पाथ से सम एंगल में शिफ्ट हो रहा है नहीं? यस सर। तब इसके इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है इसके ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी कैसे लग रहा है, दैट वी विल बी लर्न टुडे। ओके, আমি হিকিম। सो आके नहीं हिकू। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, मैंने इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दिया। ओके, ये ऐसा था। नाउ मैंने इसको ऐसे उठा के ऐसा कर दिया। तो देखो मैंने इसको धीरे धीरे ऐसे कर दिया। अभी इसके ऊपर ये जो चीज था इसको हम डिजोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई एक बॉडी है। सोचो पहले केस में कैसा था, ये बॉडी ऐसा था। नाउ इसको मैंने उठा के ऐसा कर दिया, ये सम एंगल किया। यहाँ पर एंगल कितना? सोचो, वी डोंट नो व्हाट इज द एंगल। थीटा ये 30 डिग्री भी हो सकता है, इट्स लुकिंग लाइक 45 डिग्री ना, हो सकता है, बट वी डोंट नो कितना होगा। नाउ इस बॉडी का, ये जो बॉडी है इसका एक मास है। ओके, मास के वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटी जो फोर्स है वो लगेगा, दैट इज mg। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। मैंने बहुत बार बोला कि ये एक बॉडी होता है तो इसके ऐसे नीचे की तरफ क्या लगता है, mg। ये हो गया एक्शन। mg लगने के साथ साथ ही उसका ऑपोजिट में क्या लगेगा, रिएक्शन। ओके, नाउ मैंने बोला था कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ग्रेविटी जो लगेगा वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। बट ये जो रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ये होता है इसका, सोचिए इसका ये क्या है, नीचे की तरफ ये रिएक्शन mg है, ये क्या है mg, और ऊपर की तरफ क्या लगा, रिएक्शन लगा। अभी देखो ये बॉडी घूम रहा है। देखो रिएक्शन कैन बी शिफ्ट, ये ऊपर वाला कैन, ये रिएक्शन फोर्स रिएक्शन कैन, ये एंगल में ये एंगल जितना शिफ्ट होगा ये भी एंगल उतना शिफ्ट होगा। बट mg हमेशा नीचे की तरफ, ये ऐसा नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दिस। ओके, mg हमेशा ऐसा लगेगा। सो ये होता है। नाउ क्या होगा, इस तरफ ये r लगेगा। नाउ एक्चुअली r किस तरफ, सीधा था या नहीं? बट ये अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से कितना हट गया? ये एंगल जितना होगा, এইটো एंगल जिमान होबो, এইটো एंगल शिफ्ट हिमान बेसी होबो। ओके, देखो ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला था, ये सीधा था। ओके, এতিয়া চোৱা বস্তুটো মই যদি এইটো বস্তু जिमान হেলনিয়া কৰিম, जिमान एंगल टू चेंज करें, ये देखो ये भी इतना इक्वली हो रहा है, यस और नॉट? सो दिस एंगल, ये भी जितना एंगल होगा ये एंगल भी उतना ही शिफ्ट होगा। ओके ना, इसको हम अगर इसे एक्सटेंड करते तो ये एंगल क्या होगा,
থিটা होगा। दिस आर टू अपोजिट एंगल, অসমীয়াত বিপৰীত কোণ বুলি কোৱা হয়। नाउ देखो आप लोगों ने मोशन इन प्लेन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मोशन इन प्लेन में आप लोग तुम्हारे मोशन इन प्लेन पढ़ा वेक्टर चैप्टर पढ़ा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। अगर कोई एक वेक्टर सोचो ये एक पोजीशन वेक्टर है, अगर वो वेक्टर सम एंगल थीटा में है तो इस तरफ ये क्या हो जाता है आर कॉस थीटा एंड इस तरफ होता है आर साइन थीटा। हमेशा याद रखना जिसके साथ एंगल करता है दैट विल बी द कॉस थीटा एंड दैट विल बी द साइन थीटा। ये कैसे होता है साइन ऑलरेडी आप लोगों को बोला हुआ है। नाउ देखो इसके साथ थीटा है, सो जिसके साथ एंगल होता है दैट बिकम कॉस थीटा। सो ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट ये कौन सा होगा आर कॉस थीटा। ना अभी इस वेक्टर के लिए mg है नीचे की तरफ लगा, इसके लिए ये क्या होगा देखो सिमिलरली अभी इसके लिए ये होगा mg कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ भी देखो थीटा है। इसको अगर हम बाहर निकालूंगा मैं तो इट विल बिकम लाइक दिस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये mg है, ये है r और ये इसके लिए इस वेक्टर के लिए ये बन गया mg सॉरी r cos थीटा और ये बन गया mg cos थीटा और ये बन गया mg sin थीटा। देखो यहाँ पर ये sin थीटा होता है तो सिमिलरली इट विल बिकम mg sin थीटा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स नीचे की तरफ खींच के ले रहा है देखो ये जो आ रहा है दैट इज mg sin थीटा। मतलब ये जो है ये ऐसा था ना, ये अभी देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है और अभी देखो ये बॉडी अगर ऐसा मैं घुमाऊंगा देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, कौन इसको खींच के ला रहा था दैट इज mg sin थीटा। ओके, सो हियर इफ आई से इस तरफ अगर इसके एक्सीलरेशन है दैट टाइम आई कैन राइट द टोटल फोर्स ऑन मास m is F equal to mg sin थीटा। ओके, सो F sin थीटा तो इसका मास अगर m है तो इसका लिख सकते हैं हम न्यूटन m a दैट इज mg sin थीटा, mm कैंसिल a इक्वल टू g sin थीटा। मतलब कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन में ऐसे मूव करता है, यहाँ पर हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की है। ओके, इसे फ्रिक्शनलेस प्लेन वो हम बात नहीं करेंगे। सो ये नीचे का ये जो आने ये इस टाइम में जो एक्सीलरेशन लगेगा दैट इज g sin थीटा। देखो कोई भी चीज अगर सीधा गिरेगा तो ओनली g विल एक्ट ऑन दिस बॉडी, बट अगर एंगल में है दैट टाइम g sin थीटा विल जो एक्सीलरेशन खींचेगा इसको दैट इज g sin थीटा। तो यही था इंक्लाइन प्लेन का स्टोरी। ओके, नाउ आज हम पढ़ेंगे नया कुछ टॉपिक। आप लोगों का बहुत सारा कंप्लेन है, कैसा कंप्लेन है कि सर पढ़ाई नहीं हो रहा है। ओके, मैं एक बात आप लोगों को पूछता हूँ। ओके, ये जो आप लोग ऊपर जब देखते हो तो क्या मिलता है, एक बड़ा सा स्काई है, यस और नॉट, एंड स्काई इज ब्लू। बट मैं कभी कभी अगर आप सोचो मैंने सोच लिया ऐसे कि नहीं अभी मुझे स्काई ब्लू नहीं मुझे स्काई रेड चाहिए, क्या है वो स्काई रेड होगा मेरे लिए? नहीं होगा, ऐसा है ना, नहीं होगा। बट अगर मैं चाहूँगा कि मुझे स्काई रेड दिखना है, सो मैं एक रेड जैसा अगर ऐसा एक स्पेक कोई भी चश्मा ऐसे रेड चश्मा ऊपर ये ग्लास रेड कलर का होगा तो मैं अगर ऐसे देखूंगा तो आई कैन सी द स्काई इज रेड, कोई भी कलर का देख सकता हूँ, यस और नॉट। तो सिमिलरली आप लोग जैसे सोचते हो हर चीज़ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ओके,
जैसे आप लोग सोचते हैं कि सर अभी फिजिकल क्लास होता तो बहुत अच्छा होता, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप लोग फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप लोग फिजिकल क्लास से हैबिटेड हो। बट देश का जो हालत है, जो सिचुएशन है, इसको हम डिपेंड करके देखो हम ऐसे ऑनलाइन क्लास जो भी चल रहा है ट्राई करते हैं हम। सो वो तो चलेगा ही, मतलब इसका जैसे बोलो वो तो नेचुरल है, वो नेचुरली ऐसे अभी जो हालत है ऐसे चलेगा ही। बट आप उसका कैसे देखना चाहते हो, कैसे आपको आपके नज़र में देखना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली यू। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बात मतलब इस बात का मतलब ओरिजिनल मतलब क्या है ये समझो, क्योंकि यू हैव टू अडैप्ट विथ दिस। पढ़ो, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া, তোমালোকে যদি ভালকৈ পঢ়া নহয় তোমালোকে সুখী হ'বা, তোমালোকৰ মা দেউতা সুখী হ'ব, তাৰপিছত আমিতো সুখী হ'মেই। কিন্তু আমাৰ সুখটো হয়তো সদায় থাকিব, কিন্তু তোমালোকৰ নিজৰ সুখটো বেছি ডিপেণ্ড কৰে। তুমি যদি এই লকডাউনৰ মাজত যদি ভালকৈ পঢ়ি নিজক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰা, তাতকৈ ডাঙৰ সফলতা কিনো হ'ব পাৰে, বুজিছা নাই? মোবাইল হাতত থাকিলে মোবাইল টিপিব মন যাব। जब हाथ में एक मोबाइल होगा ना तो वो मतलब कोई गाना सुनने का मन करेगा, गेम खेलने का मन करेगा, ये नेचुरल है, ये होगा ही। बट जो लोग इस हालत में वो सब को सेक्रीफाइस करके अपने मोबाइल को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, आई थिंक वही कुछ तो है। वो क्या है खुद सोचो आप लोग। ओके, नाउ टुडे नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो भी स्टार्ट करना उससे पहले गेम देख लेते हैं। ओके, सोचो ये एक कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड ऐसा सोचिए, यहाँ पर एक ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ये पॉकेट है। ओके, नाउ यहाँ पर गोल सा ऐसा है। नाउ मैं सोच रहा हूं कि ये पर एक गुटी है, सोचो कोई एक है। अभी ये मेरा स्ट्राइक है। ओके, सोचो इसका मैंने कलर दे दिया कुछ ऐसा, ये नहीं होगा। ओके, इसका कुछ अलग कलर दे दिया। नाउ सोचो ये स्ट्राइक है, मैंने जब इसको ऐसे मारूंगा, मैं इसको स्ट्राइक को, ये जाके यहाँ पर टकराएगा। टकराने के बाद ये भी यहाँ पर जाने के बाद इसको भी ये टकराएगा। यस और नॉट? অসমীয়াত কও যে ধৰ এইটো এটা ষ্ট্ৰাইক হয়, এইটো হ'ল কেৰম বৰ্ডৰ গুটি, দিছ ইজ কেৰম বৰ্ড। এতিয়া মই কেৰম বৰ্ডৰ এইটো ষ্ট্ৰাইক মই এনেকৈ যদি মাৰো, এইটো ইয়াতকৈ লাগিবনে নাই? लगा पिछोत ये जो है और ये गुटी, ये क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा। सोचो ये पॉकेट में आ गया, दोनों दो तरफ ऐसे चला जाएगा। यस और नॉट? मैंने यहां से ऐसे स्ट्राइक को मारा, ये फोर्स मैंने इसको दिया, बट इसको तो मैंने ये फोर्स नहीं दिया। बट ये बॉडी भी क्यों मूव कर रहा है? मतलब यहां पर जो वेलोसिटी मिला इस बॉडी को, दैट वेलोसिटी गेन किया इसने जब इसको टकराया। क्या आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या था, क्या ये बॉडी जब इसको टकराएगा ये एक्शन होगा? यस, ये बॉडी भी इसको उतना ही फोर्स देगा, या नहीं? न्यूटन लॉ के हिसाब से कि ये बॉडी की इसके ऊपर जितना फोर्स देगा, ये बॉडी भी उसके तरफ ऊपर उतना ही फोर्स देगा। इसके लिए ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। बट इन दोनों का जो टोटल वेलोसिटी है, जो यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो क्या चेंज हो रहा है? ओके, दैट विल स्टडी। सिंपल है कि ये गुटी मैंने ऐसे स्ट्राइक ऐसे मार दिया, इसको लगने के बाद ये इसको लगा दिया, एक्शन किया, साथ साथ ये भी रिएक्शन हुआ, तो ये दोनों, तो ये एक इस तरफ चला गया और ये एक सोचो इस तरफ चला गया, और कोई भी सोचो ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया। सो आफ्टर स्ट्राइक ये जब इसको जब टकराएगा उसके बाद जो हो रहा है, जो वेलोसिटी था और जब पहले उसका जो वेलोसिटी था वो सेम होगा। कैसे होगा? क्या आप लोगों को लगता है कि ये इसको जितना फोर्स देगा वो भी इसको उतना ही फोर्स दे रहा है?
इसको फोर्स एक्सचेंज कर रहा है। अगर कर रहा है, होता है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल सोचिए यहाँ पर मैंने 4 पैसा रख दिए, 2 रुपये का 2 कॉइन रख दिए, 1 2 3 4। अब अगर मैं इस पॉइंट में कॉइन को ऐसे मार दूँ तो इस पॉइंट में ये कॉइन हट जाता है या नहीं? जाता है ऑब्वियसली। सो क्यों चला जाता है? दैट विल बी स्टडी नाउ। ओके, सो लेट्स सी। हेडलाइन लिखो। हेडलाइन कुछ ऐसे लिखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। কনজারভেশনের অসমীয়া হল সংরক্ষণ। ऑफ, इसको बोलते हैं भरवेग। ओके, कंजर्वेशन शब्द अर्थ हल संरक्षण। जैसे अगर बहुत बारिश हो रहा है और आपने एक बाल्टी में पानी मतलब कंजर्व करके रखा है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। पानी को जमा करके रखा है। ओके, नाउ ये मोमेंटम कैसे संरक्षण है, वैसे नहीं। सो कंजर्वेशन का मतलब होता है फिजिक्स में नो चेंज, और मोमेंटम आप लोगों को पता है दैट इज P इक्वल टू mv। मतलब मोमेंटम का कोई कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, सो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट आप लोग इसका स्टेटमेंट लिख लो कि ये कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे हम, अच्छा ये लिख लो नो चेंज। ओके, नाउ यू राइट फॉर ए isolated body the total momentum of a single of all the particles remains same, that is conjugate। ये लिख लो, for an isolated body the total momentum of all the particles remains same, that is conjugate। ये आप लोग लिख लो पहले। ओके, नाउ दैट विल बी प्रूफ कैसे होता है। लेट अस कंसीडर, आप लोग सोचो कि ये एक गाड़ी है, एक ट्रक गाड़ी है। ओके, एक ट्रक गाड़ी है, ये ट्रक है, और सोचिए ये एक छोटा सा कुछ गाड़ी है, इसका मास सोचिए m1 है, ये m2 है। सो ये गाड़ी इस तरफ से जा रहा है, ये भी इस तरफ से आ रहा है। क्या ये इन दोनों के दे आर इन सेम लाइन, ये दोनों एक ही लाइन में ऐसे आ रहा है। ओके, सो सोचो ये जो वेलोसिटी से जा रहा था, इसका वेलोसिटी सोचो कितना है, u1 है, और ये भी जो वेलोसिटी आ रहा है दैट इज u2। दैट इज u1 द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक एंड u2 इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ट्रक। नाउ क्या ये दोनों गाड़ी टकराएगा? यस, दोनों ऐसे ही आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से आ रहा है, तो दे विल কলাইড অসমীয়াত কয় সংঘৰ্ষ কৰিব। মুখামুখি যে সংঘৰ্ষ কৰা হয়, যে অসমীয়াত যেতিয়া নিউজ পঢ়া তোমালোকে চোৱা যে অমুক ঠাইত তেনেকুৱা এটা কোনোবা এটা ঠাইত দুটা গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, সো ইয়াত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ব। সো দে विल কলাইড ইচ अदर। ओके, इन फ्रंट। सो जब ये दो गाड़ी टकराएगा, सोचो आफ्टर सम टाइम ये गाड़ी सोचो ये ऐसा
दे विल कोलाइड ईच अदर। तो देखना ये गाड़ी का मास ज्यादा है, ये इसका मास कम है, तो उसको टकराने के बाद सोचो ये गाड़ी थोड़ा ये पीछे v1 वेलोसिटी से हट जाएगा, ये भी तो इस तरफ जब टकराने के बाद तो दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्या आपको लगता है चेंज होगा? दो गाड़ी ऐसे बहुत स्पीड से आ रहा था और सामने टकरा के ऐसे हट जाएगा या नहीं? मतलब हट भी सकता है, कुछ ज़्यादा जाएगा कुछ कम जाएगा, बट वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा या नहीं? सेम वेलोसिटी तो नहीं रहेगा। सो इन दोनों हालत में देखो इस गाड़ी का इनिशियल मोमेंटम कितना था। नाउ हम एक छोटा सा सिस्टम के लिए, दो बॉडी के लिए अभी पढ़ेंगे। गाड़ी का तो समझ में आ गया। ओके, नाउ बेसिकली हम फॉर एग्जांपल सोचो कि अभी एक बॉडी है, ए बॉडी, इसका मास है m1। ये बॉडी मूव कर रहे विथ इनिशियल वेलोसिटी e1 और इसके आगे सोचिए एक बॉडी है, इसका मास है m2 और ये भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ u2। ये बॉडी मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ u1 एंड ये बॉडी भी मूव कर रहा है वेलोसिटी विथ u2। दिस आर द इनिशियल वेलोसिटी। नाउ अभी बोलो कि ये बॉडी को अगर ये टकराएगा, कोलाइड करना चाहेगा, दोनों बॉडी के बीच में अगर कोलिजन होगा, অসমীয়া যদি কওঁ যে দুটা বডিৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ব বিচাৰে তেন্তে কোনটো বডিৰ ভেলোसिटी বেছি হ'ব লাগিব? अगर इसको ये जाके इसको टकराएगा तो दैट टाइम वेलोसिटी किसका ज्यादा होना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी ज्यादा होना पड़ेगा। ओके, सो हियर u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये जाके इसको टकराएगा। सो दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन मीन्स दो बॉडी अगर आपस में टकराते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम दिस टू बॉडी विल कोलाइड। ये दो बॉडी ऐसे एक दूसरे को टकराएगा। नाउ ये बॉडी इसके ऊपर एक फोर्स देगा, ये बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स फील करेगा। दैट इज ये होता है ए बॉडी, ये बी बॉडी। ये बॉडी फोर्स फील करेगा किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। ओके, सिमिलरली कोई सोचिए ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ है, ये मैंने इसको ऐसे खींच लिया तो ये हाथ ये उंगली मेरा फोर्स फील कर रहे किसके लिए? फॉर दिस फिंगर। एंड नाउ दिस फिंगर ऑल्सो फीलिंग फोर्स बिकॉज ऑफ दिस। देखो ये दोनों फोर्स फील कर रहे किसके वजह? इसके वजह से ये फील कर रहा है, अभी ये फील कर रहे फॉर दिस फिंगर। यस और नॉट? तो सिमिलरली ये बॉडी इसको फोर्स फील करेगा, दैट इज फोर्स बी ए। फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी बॉडी, फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए। बी बॉडी फोर्स फील करेगा किसके वजह से? एक बॉडी की वजह से। सो ये हो गया एक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होता है? अगर एक्शन होता है तो इमीडिएटली वहां पर क्या होगा? एट दैट इंस्टेंट रिएक्शन होगा। मतलब ये बॉडी भी फोर्स फील करेगा, वो फोर्स कितना करेगा? दैट इज एफ ए बी। ये बॉडी फोर्स उतना ही फील करेगा, दैट इज एफ ए बी। फोर्स ऑन ये होगा, इसका मतलब फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी बॉडी। बी बॉडी की वजह से ये भी एक फोर्स फील करेगा। तो देखो ये एक सोचिए एक छोटा सा बॉल है, ये भी एक बॉल है, दोनों जाके ऐसे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों हट जाएगा या नहीं? मतलब ये दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा नहीं। क्या ये पहले जैसा जो वेलोसिटी था वो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। मे बी ग्रेटर देन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट चेंज तो होगा। ओके, सो आफ्टर कोलिजन, this is during collision.
ओके, सो कोलिजन क्या होता है इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में। ओके, वहां पर डिटेल्स है, बट अभी के लिए इतना चाहिए। नाउ उसके बाद सोचिए इसका वेलोसिटी क्या हो गया v1 m1 का, और m2 का क्या हो गया v2। आफ्टर दिस इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन होने के पहले उन दोनों के जब टकराया तो ड्यूरिंग कोलिजन देखो ये दोनों से हट गया। नाउ अभी मुझे बोलो कि यहां पर क्या कोई फोर्स एक्सटर्नल था? सोचिए ये बॉडी जो अपना मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहा है, सो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। सोचिए यहाँ पर से जो गया दैट इज एक्सटर्नल में भी, बट यहाँ पर जो घटना हुआ है दैट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर जो भी हुआ है दैट इज ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये बॉडी इसको धक्का दिया, ये इसको दिया, तो उन दोनों ने अपना वेलोसिटी एक्सचेंज किया करके उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। इस बॉडी का अमाउंट का कितना हुआ v1 और इसका v2। देखना ये बिफोर कोलिजन जो इसका मोमेंटम था, इसका मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इस बॉडी का क्या होगा इनिशियल मोमेंटम m2 u2। इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1, और इसका कितना होगा m2 v2। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम हम इक्वल करके दिखाएंगे। अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंजर्व होता है। ओके, नाउ आप लोगों ने वहां पर मैंने जब स्टेटमेंट लिखा वहां पर आप लोगों ने देखा कि मैंने एक वर्ड लिखा आइसोलेटेड बॉडी। ओके, सो आइसोलेटेड बॉडी का मतलब केमिस्ट्री में एक अलग मीनिंग है, फिजिक्स में भी अलग अलग चैप्टर में अलग मीनिंग है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अलग कुछ मीनिंग है, अभी यहाँ पर अलग कुछ मीनिंग है। यहाँ पर जो मीनिंग है वो है आइसोलेटेड बॉडी मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है दैट बॉडी इज कॉल्ड आइसोलेटेड बॉडी। नाउ if there is no external force apply on a body, the total momentum remains same, that is the law of conservation of momentum। now यहाँ पर देखो ये जो बॉडी इस पर जो इंटरेक्शन हुआ ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर, yes or not। now यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, फोर्स नहीं थे, हमने यहाँ पर से बात, बट इन दोनों के जब बीच में जो फोर्स एक्सचेंज हुआ, वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ, वहां पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। ओके, दैट्स वाई देखना यहाँ पर टोटल मोमेंटम सेम होगा, हर चीज में अप्लाई होता है। ओके, हम मतलब अभी देखो फिजिकल क्लास होता तो बहुत एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते थे क्लास में, बट अभी देखो छोटा सा यहाँ पर कुछ मतलब टाइम चाहिए और वो नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई समझो जितना कर सकते हो। नाउ ये याद करो, ये लिख लो। ओके, now from Newton's थर्ड लॉ, यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ बी ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी। देखो यहां पर जो फोर्स फील किया दैट फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए इक्वली फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी बॉडी किया, बट देखो इन दोनों का फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दैट्स व्हाई द साइन नेगेटिव इज कम। इट्स ओके। ओके, नाउ टेल मी, क्या हमने ऐसा कभी पढ़ा हुआ है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? F इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई टी। देखो पेज पीछे करके देखो, ऐसा कुछ हम फॉर्मूला लिखा हुआ था। सो यहां पर देखो एक बॉडी ऐसा जा रहा था, उसका मास से m1 इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसका मास से m2 इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है v1 और इसका हो रहा है v2।
तो यहां पर जैसे था कि ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फॉर कोई एक बॉडी का मास अगर m होता, तो देखो ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है u1 और इसका कितना है v1। सो यहां पर जो देखो यहां पर जो फोर्स फील कर रहा था दैट इज आई कैन राइट सिमिलरली हम लिख सकते हैं m1 मतलब फोर्स ऑन b बॉडी ड्यू टू a बॉडी। सो इसको हम लिखेंगे इसे m2। b बॉडी का मास कितना था m2। नाउ दैट इज v2 माइनस u2 फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ सेम बॉडी डिवाइडेड बाय t इक्वल टू ये क्या होगा माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1 बाय t। ये होगा from this formula। okay, so now मैंने यहां पर जो ड्रॉ किया था इसे कि यहां पर फोर्स BA लग रहा है एंड इसको भी फोर्स लग रहा है AB। ये M1 बॉडी है, ये M2 बॉडी है, तो यही तो है M2। यहाँ पर देखो BA फोर्स लगा था M2 बॉडी के ऊपर। M2 बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना है v2 और इनिशियल कितना है u2 बाय टाइम। सिमिलरली यहाँ पर भी नाउ यहाँ पर जब ये बॉडी टकराया था क्या एट दैट इंस्टेंट उसी टाइम ये बॉडी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स दिया, रिएक्शन किया है? यस, वो सेम टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ऐसे पूछा ऐसे यहाँ पर मारा आधा घंटे के बाद ये मुझे अपोजिट रिएक्शन लगा, ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन इमीडिएटली उसी टाइम में बॉडी अगर एक्शन करते हैं तो उसी टाइम में बॉडी रिएक्शन देता है। ओके, टाइम विल बी सेम, सो दैट्स व्हाई हियर टी विल बी कैंसिल आउट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस ऑफ m1 v1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज m1 v1। यस और नॉट? नाउ कैन आई ब्रिंग दिस v1 पार्ट जितना है इस तरफ लेके आओ, m2 v2 ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस होगा m1 v1, ये था m1 u1, ये अगर इस तरफ चला जाएगा दैट बिकम m2 u2। ओके, सिर्फ मैंने इसको इस तरफ लेके आया और u2 पार्ट u1 u2 को इस तरफ लेके आया। ओके, सो नाउ इसको मैं अगर अच्छी तरह से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इस तरफ लेकर आओ दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, नाउ दिस इज द टोटल मोमेंटम, दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दोनों बॉडी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम दोनों बॉडी का ये था। ओके, इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो दोनों का मोमेंटम देखो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल मतलब क्या है, सोचो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2? नो, 1 इक्वल टू मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ। यस, 1 इक्वल टू आई कैन राइट 2x, अगर x का वैल्यू हाफ होगा तो दैट टाइम 1 इक्वल टू ये होगा, इक्वल होगा अगर x का वैल्यू हाफ होगा। ओके, बट हमेशा 1 इक्वल टू 1 ही होता है। ओके, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, सोचो 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, जो भी हो, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू हैव टू गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दिया सामने, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है, अल्टीमेटली देयर वैल्यू विल बी रिमेन्स सेम। ओके, इफ आई राइट 1 इक्वल टू 1 प्लस 0
और 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब तो एक ही होता है, और 1 इक्वल टू 2 माइनस 1। आई कैन राइट इन डिफरेंट वे, नंबर्स ऑफ वे, बट अल्टीमेटली मीनिंग तो सेम ही है, दोनों तरफ इक्वल है। ओके, सो दैट मीन्स दैट इज मोमेंटम कंजर्व्ड। ये एग्जाम में आता है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना। नाउ मोमेंटम को वी कैन प्रूफ न्यूटन्स लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग, मोमेंटम कंजर्व होता है यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ momentum using Newton's थर्ड लॉ। देखो वो भी लास्ट जो हमने करा था वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करके हमने किया था। दैट्स वेरी सिंपल, और अलग कुछ करके भी हम कर सकते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ओके, सो ये अलग मेथड है, कर लो, अगर इजी लगता है तो हम करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल सोचो ये दो बॉडी है। ओके, नाउ ये बॉडी इसको जो, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये बॉडी इसके ऊपर जो फोर्स देगा दैट इज एफ बी ए, और इस तरफ जो फोर्स आएगा दैट इज एफ ए बी, दैट यू नो ऑलरेडी। Okay, that you know, so that we have to prove. Okay, conservation of momentum using Newton's third law. Okay, so Newton's third law को हम यूज करके conservation of momentum निकालेंगे। Now for an isolated body, हमेशा याद रखना the net force becomes zero, एक्सटर्नल नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ओके, नाउ सो हियर कैन आई राइट एफ बी ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए। yes, I can write from Newton's third law. Now F B A equal to, ये इस तरह होता है F A B to 0. Yes, yes, obviously. Now we know F equal to dP by dt. We have got. Okay, हमको मिला है। सोचो फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी का मोमेंटम है P1 और इसका कितना है P2 है। ओके, फॉर एग्जांपल सोचो ये बॉडी का जो मोमेंटम है वो कितना है ड्यूरिंग कोलिजन P1 और इसका कितना है P2 है। नाउ कैन आई राइट सिमिलरली फॉर दिस इज फॉर सेकेंड बॉडी BA। ओके, dP2 by dt प्लस dP1 by dt इक्वल टू 0 फ्रॉम देयर। यस, वी कैन राइट। देखो ये सेकेंड बॉडी के लिए है, तो ये क्या है dP2, ये फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ है। ओके, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. So for this body momentum is P2, so that force is dP2 by dt, and here the momentum is 1, that is dP1 by dt. We can write this one. Yes, now here d by dt अगर कॉमन लेंगे हम तो इसको हम लिख सकते हैं P2 प्लस P1 इक्वल टू 0। Now the total momentum I can take dP by dt equal to 0. Here total momentum P equal to P1 plus P2. Okay, now you know ये ड्राइविंग मतलब आप लोगों को पता है कि
कैलकुलस में TTX ऑफ एनी कांस्टेंट बिकम 0। सो यहाँ पर देखो ये मतलब कांस्टेंट है, द वैल्यू बिकम 0, सो हियर P इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है चेंज नहीं होता है, द वैल्यू इज फिक्स्ड सेम। सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन से दैट मोमेंटम इज conserved. So ऐसे thousands of way we can prove the Newton's third law, conservation of momentum, okay? क्योंकि हर सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होता है, ओके? मैं जो बात करूँ यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, अगर नहीं होता तो आपको सुनाई नहीं देता, ओके? क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ, मेरा जो साउंड का जो मेरा साउंड जा रहा है, तो ये साउंड का जो वेव है दैट इज यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा है, ओके? सो कोलिजन जहाँ पर भी वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो अल्टीमेटली मोमेंटम वो हम पढ़ेंगे, आप लोगों का एक चैप्टर है लास्ट में, ओके? साउंड चैप्टर है तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम। दैट्स इट। नाउ विल स्टडी, आप लोग लिख लो एप्लीकेशन ऑफ, आप लोगों का दो ही है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मतलब मोमेंटम का जो ये यहाँ पर एप्लीकेशन क्या क्या है, हर जगह पर तो है, बट आप लोगों के लिए अभी एक पढ़ाएंगे, दैट इज फर्स्ट इज रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, ओके? गान तो होता है जो लगता है, दैट इज द गान, ओके? उसकी बात करेंगे हम। नाउ लिखो रिकॉइल ऑफ नाउ। कभी आप लोगों ने जब देखा होगा, क्योंकि हम जो गान यूज करते हम नहीं करते ऐसे, पर जब हम छोटा रहते थे तो छोटा गान रहता था, बंदूक रहता था ना, तो उसको हम जब मारते थे इतना बैकवर्ड फोर्स नहीं लगता था, क्योंकि वो स्प्रिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट क्या होता है, जो लोग मतलब मिलिट्री में रहता है, ओके, जो लोग ट्रेनिंग करता है, देखना आप लोग जब फिल्म देखते हो, क्योंकि देखना कि जब ये गोली करता है ना, ऐसे गोली करता है तो पीछे की तरफ हाथ चला आता है, ऐसे करके ऐसे करते, जब ये मारता है नहीं ऑटोमेटिक इस तरफ चला आता है, ऐसा नहीं कि वो खुद लेके आ रहा है, ओके? सो दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन, ओके? फॉर एग्जांपल सोचिए एक बंदूक है, ये हो गया, चलो यार, सोचिए एक गान है, ये गान है, सो यहां से एक बुलेट निकल गया, ओके? ये बुलेट है। सोचो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका बुलेट का वेलोसिटी है, सोचो ये v1 है, ओके? नाउ जब ये ऐसे शूट करेगा, तो शूट करने के बाद ये ऐसे फोर्स दे रहा है, तो ये गोली निकल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सोचो इसका वेलोसिटी मास है बुलेट का m है, और इस गन का मास है कैपिटल M, मास ऑफ गन। सो जब ये शूट करेगा तो दैट टाइम इस तरफ क्या होगा, बुलेट चला जाएगा, तो ये इस तरफ क्या होगा, एक्शन होगा। कौन करेगा? बुलेट करेगा। उसके ऑपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। मतलब जब हम बुलेट को ऐसे मारते हैं तो एक्शन हो गया, तो उसका ऑपोजिट में रिएक्शन लगता है, तो वो रिएक्शन इज ए फोर्स, तो ऑपोजिट इसके लिए ये हमारे इस तरफ हाथ चला आता है, ओके? जब ऐसे मारते हैं तो ऐसे हाथ चला आता है। सो दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन, उसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। सो नाउ यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कंजर्वेशन मोमेंटम होता है कि मोमेंटम बिफोर collision and momentum after collision, मतलब टोटल मोमेंटम, ओके? नाउ बिफोर कोलिजन क्या हुआ, ये गन का या बुलेट का, मतलब आपको चलाने के पहले क्या कोई वेलोसिटी था? नहीं था,
ओके, सो बिफोर कोलिजन देयर इज नो वेलोसिटी, कुछ नहीं था। बट देखो कुछ नहीं था, बिफोर कोलिजन 0 प्लस 0 कुछ भी नहीं था, मतलब मोमेंटम वेलोसिटी मोमेंटम, क्योंकि गान भी रेस्ट में था और बुलेट भी रेस्ट में था। बट आफ्टर दैट, आफ्टर कोलिजन गान का क्या हो गया, वेलोसिटी मास m। सोचिए ये गान था, ये बुलेट था, बुलेट का मास कितना है m1, इसका था वेलोसिटी, सोचो ये v1 है और इस m है, इसका ऑपोजिट में सोचो लगा v2। सो ये क्या हो गया, तो सोचो ये बुलेट का कितना है mv1 और ये कितना हो गया कैपिटल mv2। तो नाउ इफ आई फाउंड वन, ये क्या हो जाएगा m माइनस ऑफ mv1 v2 इक्वल टू mv1। ओके, नाउ m इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, इस तरफ माइनस लेके आओ, mv1 by v2। दिस इज द मास ऑफ द गन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ गन, ये मास ऑफ बुलेट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, नाउ दिस ये इसका मास हो गया कि कितना मास होगा, आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप v2 अगर मास पता होगा, क्योंकि आप लोग चलो पता चलना कितना फोर्स लगा ऑपोजिट में, कितना वेलोसिटी लगा, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फार्मूला। ओके, सो दैट इज अप टू दिस। मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, ओके, और भी पढ़ाना है, तो नेक्स्ट में हम ये तो हो गया, इतना ही चाहिए, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन मतलब इस हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू। अगर समझ में नहीं आता है तो कॉल करो, अगर नहीं बार बार वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके।